दोस्तों, एक अनाथ लड़की जिसका नाम था रिया, उम्र महज 21 साल। वो अपने सगे भाई के घर पली बढ़ी। उसके सपनों में हमेशा एक ऐसा शख्स आता था जो उसे प्यार और सम्मान दे, लेकिन उसके भाई ने उसकी जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला फैसला ले लिया। जब रिया ने एक पागल कहे जाने वाले शख्स के साथ साथ फेरे लिए तो पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। लेकिन अगली सुबह जब रिया की आंखें खुलीं तो सामने वही पागल कहलाने वाला शख्स खड़ा था और उसके पीछे खड़ा था पूरा पुलिस बल। कौन था वो और भाई ने ऐसा क्यों किया? सच्चाई ऐसी है जो आपके होश उड़ा देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। रिया की जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से शहर मधुपुर में हुई थी। चेहरे पर उदासी थी, मानो जिंदगी ने उसकी आत्मा को सालों तक रगड़कर घिस दिया हो। मधुपुर कभी उसका घर नहीं बना। ये बस एक ऐसी जगह थी जहां उसे मजबूरी ने लाकर पटक दिया था। जब रिया सिर्फ 7 साल की थी, एक ट्रेन हादसे ने उसके माता पिता को उससे छीन लिया। उस छोटी सी बच्ची का हंसता खेलता संसार एक पल में बिखर गया। मां की गोद, पिता की डांट, सब कुछ खत्म। इसके बाद उसकी जिंदगी अपने सगे भाई राकेश और भाभी सुनैना के घर में कटने लगी। लेकिन ये जिंदगी नहीं, एक बोझ थी। राकेश का परिवार मधुपुर में रसूखदार था। उनके पास पैसे थे, रुतबा था, लेकिन उनकी सोच औरतों को सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित रखती थी। भाभी सुनैना का मुंह हर वक्त ताने मारने के लिए खुलता। तेरे माँ बाप तो चले गए, अब हम ही तेरा बोझ ढोएंगे। वो हर बार यही कहती। रिया को हर रोटी गिन गिन कर दी जाती, कपड़े पहनने की मनाही थी और स्कूल भेजना तो बस दिखावे का था। रिया की परवरिश तानों और अपमानों के बीच हुई। राकेश और सुनैना की एक बेटी थी, प्रिया। वो सबकी लाडली थी। उसके लिए नए कपड़े, ट्यूशन और स्मार्टफोन सब कुछ था। प्रिया की शादी एक बड़े व्यापारी अमित से तय हो रही थी जो दिल्ली में बिजनेस करता था। मोहल्ले वाले कहते, प्रिया की किस्मत तो रानी जैसी है। लेकिन रिया, वो घर के कोनों में छुप छुप कर रोती थी। उसके सपने कम और आंसू ज्यादा थे। एक दिन रिया को मोहल्ले के एक पार्क में एक लड़के से बात करते देख लिया गया। बस इतनी सी बात राकेश के लिए आग का गोला बन गई। उसने रिया को थप्पड़ मारे और कमरे में बंद कर दिया। सुनैना चिल्लाई, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी वरना ये कुल की नाक कटवाएगी। उसी दौरान मधुपुर में एक अजीब शख्स दिखने लगा था। लोग उसे पागल कहते थे। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसे औरों से अलग करती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहां से आया है। वो मंदिर के पास बैठता, बच्चों को देखकर मुस्कुराता और कभी कभी राकेश के घर की ओर देखता। रिया उस शख्स को नहीं जानती थी, लेकिन कई बार उनकी नजरें टकराई थीं। उसने देखा था कि कैसे सुनैना रिया को डांटती है, कैसे राकेश उसे अपमानित करता है और कैसे रिया चुपचाप सब सह लेती है। उस पागल कहे जाने वाले शख्स ने रिया की तकलीफों को गौर से देखा था। वो हर दिन रिया की खामोशी को पढ़ता था और शायद यहीं से उसके दिल में कुछ जागने लगा था। वक्त बीता और राकेश का गुस्सा बढ़ता गया। रिया ने कोई गलती नहीं की थी। उसने बस एक बार हिम्मत करके पूछ लिया था, क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले सकती? लेकिन यह सवाल राकेश के लिए बगावत बन गया। उसने गुस्से में मोहल्ले वालों के सामने ऐलान कर दिया, इस लड़की ने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इसकी शादी उस पागल से होगी ताकि इसे सबक मिले। मोहल्ले वालों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस तमाशा चाहिए था। कोई बोला, क्या गलती कर दी लड़की ने? जवाब मिला, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश की। कोई हंसकर बोला, अच्छा हुआ, सही सबक मिलेगा। मंदिर के बाहर वही पागल कहलाने वाला शख्स शांत बैठा था, जैसे उसे सब पता हो। और रिया, वो बस देख रही थी। एक ऐसा समाज जो उसकी मजबूरी को गुनाह बना चुका था। वो दिन आ गया। मंदिर के बाहर वही शख्स बैठा था। राकेश ने रिया से कहा, यही तेरा पति है। फटे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में वही चमक। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वो आंखें कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आया। सुनैना ने ताना मारा, अब भुगत। रिया ने सिर झुकाकर शादी कर ली, मजबूरी में। लेकिन उसे क्या पता था कि यह शादी, जिसे सबने सजा समझा, असल में एक साजिश थी। उस शख्स की साजिश
जिसने रिया की चुप्पी और उसकी आत्मा से प्यार कर लिया था। उसने ठान लिया था कि अब इस लड़की की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आएगी। रिया की शादी के बाद उसकी जिंदगी एक अंधेरी गली में फंस गई थी। मंदिर के फेरे तो पूरे हो गए थे, लेकिन मधुपुर के लोगों की नजरों में रिया अब एक मजाक बन चुकी थी। जब वो अपनी छोटी सी झोपड़ी से पानी भरने निकलती, मोहल्ले की औरतें ताने मारती, देखो पागल की रानी जा रही है। कुछ बुजुर्ग बच्चे को डांटते, ऐसी मत बनना वरना रिया जैसा हाल होगा। हर ताना रिया के दिल में चुभता, लेकिन वो चुप रहती। उसकी आत्मा हर दिन नए नए घाव सहती और हर घाव उसके भीतर की आग को और भड़काता। राकेश और सुनैना ने रिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। अगर रिया उनके सामने से गुजरती तो वे मुंह फेर लेते। सुनैना ने तो मोहल्ले में ढोल पीट दिया था, अब इस लड़की से हमारा कोई वास्ता नहीं। प्रिया, जो कभी रिया की बहन जैसी थी, अब दिल्ली की चकाचौंध में खो चुकी थी। अमित से शादी के बाद वो कभी कभी मधुपुर आती, लेकिन रिया को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता। एक बार उसने ताना मारा, तू तो पागल की बीवी है ना, अब क्या मेरे पास आएगी? रिया ने जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप वहां से चली गई। रिया अब उस छोटी सी झोपड़ी में अपने पति के साथ रहने लगी थी, जिसे सब पागल कहते थे। उसका नाम था आरव। वो दिन भर चुप रहता, न ज्यादा बोलता न शिकायत करता। सुबह जल्दी उठकर झोपड़ी के आसपास साफ सफाई करता, कहीं से सूखी लकड़ियां लाता और दोनों के लिए खाना बनाता। जब रिया उसे गुस्से से घूरती, वो बस मुस्कुरा देता। उसकी मुस्कान में कोई तिरस्कार नहीं था। वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें प्यार झलकता था, एक रहस्य छिपा था, जैसे किसी ऐसे इंसान की जो दुनिया की सारी सच्चाई जानता हो लेकिन बोलना ना चाहता हो। रिया का मन अब उलझने लगा था। एक तरफ मोहल्ला उसे अपमानित करता, दूसरी तरफ ये शख्स जिसे सब पागल कहते थे उसके साथ इज्जत से पेश आता। आरव ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कभी कोई गलत शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने कभी कोई गहरा भावनात्मक रिश्ता भी नहीं जोड़ा। रिया की ये चुप्पी अब उसे तोड़ने लगी थी। वो सोचती, क्या ये वाकई पागल है? अगर है तो इतना शांत और समझदार कैसे हो सकता है? कभी कभी रिया उससे सवाल पूछती, तुम्हारा नाम सचमुच आरव है? तुम कहां से आए हो? तुम ऐसे क्यों जी रहे हो? वो बस एक गहरी नजर से देखता और कहता, जो तुम जानना चाहती हो वो वक्त खुद बताएगा। इस जवाब ने रिया के भीतर दो चीजें जगा दी, जिज्ञासा और बेचैनी। अब वो लड़की नहीं थी जो सिर्फ सहती थी, अब वो हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करती। वो झोपड़ी के हर कोने को टटोलती, आरव के फटे पुराने कपड़ों की जेबें खंगालती, उसकी हर बात को गौर से सुनती। उसे अब जवाब चाहिए थे, अपने भविष्य के जवाब। रिया की जिंदगी में अब कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव, लेकिन वो ठहराव बाहर से शांत दिखता था और भीतर से बर्फ की तरह चुभता था। वो अब आरव को पहले से ज्यादा गौर से देखने लगी थी। कभी कभी वो नोटिस करती कि वो एक छोटी सी डायरी में कुछ लिखता है, कुछ ऐसा जो आम भाषा नहीं लगता था, शायद कोई कोड या अजीब सी लिपि। जब भी रिया झांकने की कोशिश करती, वो डायरी गायब हो जाती। एक रात जब आरव बाहर गया था, रिया ने झोपड़ी के कोनों को तलाशना शुरू किया। टीन की छत के नीचे एक पुराना थैला रखा था, उसमें एक पुराना रुमाल लिपटा हुआ था और उसमें एक पेन था। वो कोई साधारण पेन नहीं था, उस पर लिखा था विक्रांत एंटरप्राइजेज। साथ में एक मोड़ा हुआ कार्ड था जिसके कोने पर हल्की सी तस्वीर झलक रही थी। रिया की सांसें थम गईं। क्या ये सब झूठ था? क्या ये शख्स वाकई पागल नहीं, कोई और है? अगले दिन रिया ने हिम्मत जुटाकर आरव से पूछना चाहा, लेकिन तभी एक काली गाड़ी झोपड़ी के पास रुकी। उसमें से दो लोग उतरे, सूट बूट में, एक के हाथ में टैबलेट, दूसरे के कान में ईयरपीस। वे सीधे आरव के पास गए और अंग्रेजी में बात करने लगे। रिया ने साफ सुना, सर, द लंदन बोर्ड इज वेटिंग फॉर योर डिसीजन। ऑल्सो द दुबई क्लाइंट नीड्स योर फाइनल अप्रूवल। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, डिले एवरीथिंग एंड फॉर नाउ आई एम नॉट विक्रांत, जस्ट रिमेंबर दैट। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रांत, ये नाम तो उस पेन पर लिखा था। उसके मन में अब सवाल नहीं, तूफान उठ रहा था। उसी रात रिया ने हिम्मत जुटाई और आरव का सामना किया। तुम कौन हो? सच बताओ।
तुम पागल नहीं हो। तुम्हारी आंखों में वो बेचैनी नहीं जो पागलों की होती है। तुम में वो शांति है जो सब कुछ जानने वालों की होती है। तुम कौन हो? आरव चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, वक्त आने दो, हर जवाब मिलेगा। ये जवाब अब रिया को चिढ़ाने लगा था। उसकी बेचैनी अब हदें पार कर चुकी थी। अगले दिन वो मधुपुर के एक पुराने इंटरनेट कैफे गई। बहाने से प्रिया के लिए किताब लेने के नाम पर उसने वहां का पुराना कंप्यूटर इस्तेमाल किया। उसने टाइप किया, विक्रांत एंटरप्राइजेज, सीईओ विक्रांत। पेज खुलते ही एक न्यूज आर्टिकल सामने आया। यंग इंडियन टाइकून विक्रांत राजपूत mysteriously disappeared 3 years ago. His company, VR Group, continues to operate in secrecy. नीचे जो तस्वीर थी, वही चेहरा था, वही मुस्कान, वही आंखें, जो अब झोपड़ी में चुपचाप बैठी रहती थीं। रिया ने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन उसका दिल अब खुल चुका था। वो दौड़ती हुई झोपड़ी लौटी। आरव वहां बैठा था, चुपचाप। रिया ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम पागल नहीं, अरबपति हो। तुमने मुझसे शादी क्यों की? एक अनजान मजबूर लड़की से ये सब नाटक क्यों? आरव धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरी दौलत से नहीं, मेरी आत्मा से प्यार करे। रिया को काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, हैरानी और गुस्से के थे। तो क्या ये शादी एक इम्तिहान थी? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये शादी मेरे लिए एक प्रयोग थी, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक नई जिंदगी का रास्ता बन सकती है, अगर तुम चाहो। उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। अब तुम सच जान चुकी हो, फैसला तुम्हारा है। रिया उस हाथ को देखकर सिहर गई। वो जानती थी कि इस हाथ को थामने का मतलब है पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना, लेकिन उससे पहले उसे खुद को समझना था। क्या वो उस पागल कहे जाने वाले शख्स से प्यार करने लगी थी, या उस अरबपति से? क्या उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बस एक खेल था? रिया के सामने आरव का बढ़ा हुआ हाथ था, और उसकी आंखों में एक सवाल, क्या वो इस नई सच्चाई को अपनाएगी? लेकिन रिया का मन उलझन में था। उसकी जिंदगी, जो कभी तानों और अपमानों की जंजीरों में जकड़ी थी, अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां हर कदम एक नया रहस्य खोल रहा था। वो जवाब दे पाती, उससे पहले ही झोपड़ी के बाहर एक अजीब सी हलचल हुई। गाड़ियों की आवाज, लोगों के कदमों की आहट, और एक तेज आवाज जो मधुपुर के शांत मोहल्ले को चीर रही थी। रिया और आरव बाहर निकले। एक चमकदार सफेद एसयूवी झोपड़ी के पास रुकी थी। उसमें से एक औरत उतरी, लंबी, आत्मविश्वास से भरी, काले रंग का ब्लेजर और चश्मा पहने हुए। उसका चेहरा देखकर लगता था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके पीछे 2 लोग थे, जिनके हाथों में फाइलें थीं। मोहल्ले वालों की भीड़ जमा हो गई थी। कोई फुसफुसा रहा था, ये कौन है? क्या मधुपुर में कोई नया ड्रामा होने वाला है? औरत ने सीधे आरव की तरफ देखा और मुस्कुराई। विक्रांत, तुम यहां? इतने सालों बाद? उसकी आवाज में एक अजीब सा मिश्रण था, आदर, गुस्सा और कुछ अनकहा। रिया का दिल धड़क गया। विक्रांत, ये नाम फिर से, लेकिन इस बार उस औरत की आवाज में कुछ ऐसा था जो रिया को असहज कर रहा था। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कहा था माया, मुझे अभी वक्त चाहिए। रिया की नजरें उस औरत, माया, पर टिक गईं। वो कौन थी और आरव से उसका क्या रिश्ता था? माया ने रिया की तरफ देखा और उसकी मुस्कान थोड़ी ठंडी हो गई। तो ये है वो लड़की जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया? रिया को गुस्सा आया। उसने तुरंत कहा, मैं कोई प्रयोग नहीं हूं और ना ही कोई ट्रॉफी। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? माया हंसी, लेकिन उसकी हंसी में तीखापन था। मैं माया हूं, विक्रांत एंटरप्राइजेस की को-फाउंडर, और तुम, रिया, उस इंसान की पत्नी हो जिसने 3 साल पहले अपनी पूरी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि वो वापस लौटे। नया ट्विस्ट। माया ने एक फाइल रिया की तरफ बढ़ाई। ये पढ़ो, ये तुम्हारे पति की असलियत है। रिया ने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स थीं, कुछ तस्वीरें और एक कॉन्ट्रैक्ट। तस्वीरों में आरव, या कहें विक्रांत, किसी बड़े बिजनेस समिट में मंच पर बोलते दिख रहा था। लेकिन एक तस्वीर ने रिया का दिल रोक दिया। उसमें आरव और माया एक साथ थे, करीब, बहुत करीब, और नीचे लिखा था, विक्रांत राजपूत और माया शर्मा की सगाई की घोषणा 2 साल पहले। रिया का सिर चकराने लगा।
सगाई? तो क्या आरव की जिंदगी में पहले से कोई और था? क्या उसकी शादी, उसका प्यार, सब कुछ एक झूठ था? उसने आरव की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो शांति नहीं थी। वो असहज लग रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो। माया ने रिया की चुप्पी को तोड़ा। विक्रांत, तुम्हें वापस लौटना होगा। कंपनी बिना तुम्हारे डूब रही है। और उसने रिया की तरफ इशारा किया, ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी असली जगह याद दिलाने आई हूं। रिया का गुस्सा अब उबाल पर था। तुम्हें लगता है कि मैं उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूं? मैंने उसके साथ हर ताना सहे, हर अपमान झेला। और तुम, जो सालों बाद यहां आई हो, मुझे उसकी जिंदगी से निकालना चाहती हो? माया ने ठंडी नजरों से जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी रिया। विक्रांत का संसार पैसों, रुतबे और शक्ति का है। तुम्हारी जगह उसकी दुनिया में नहीं है। लेकिन इससे पहले कि रिया कुछ और कह पाती, आरव ने बीच में आकर कहा, माया, बस करो। मैंने अपनी जगह चुन ली है और रिया मेरी पत्नी है। ये फैसला मेरा है और इसे कोई नहीं बदल सकता। माया ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है विक्रांत, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा नाम, सब कुछ मेरी मेहनत का भी हिस्सा है। अगर तुम नहीं लौटे तो मैं वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुम्हारा है। वो गाड़ी में बैठी और चली गई, लेकिन उसकी धमकी हवा में तैर रही थी। रिया अब और चुप नहीं रह सकती थी। उसने आरव का सामना किया, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? सगाई? माया, तुमने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक खेल थी? आरव ने गहरी सांस ली। रिया, माया मेरे अतीत का हिस्सा थी, लेकिन वो अतीत अब मर चुका है। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो माया या मेरी पुरानी दुनिया कभी नहीं दे सकती थी, सच्चाई और प्यार। लेकिन रिया का मन अब शक के भंवर में था। क्या वो आरव पर भरोसा कर सकती थी, या माया की बातों में कुछ सच्चाई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आरव वाकई वो इंसान था जो वो दिखता था? उसी रात जब रिया झोपड़ी में अकेली थी, उसे एक पुराना लिफाफा मिला जो आरव की डायरी के बीच में छिपा था। उसमें एक खत था जो किसी अनजान शख्स को लिखा गया था। खत में लिखा था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया क्योंकि मैं उस दुनिया से थक चुका हूं। लेकिन अगर माया को मेरी सच्चाई पता चली तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। रिया के हाथ कांपने लगे। माया की धमकी और ये खत, क्या ये दोनों एक ही साजिश का हिस्सा थे? क्या आरव वाकई उससे कुछ छिपा रहा था? और अगर हां, तो वो सच्चाई क्या थी जो सब कुछ बर्बाद कर सकती थी? रिया का मन अब तूफान में फंस चुका था। आरव की सच्चाई, माया का आगमन और उस रहस्यमयी खत ने उसके दिल में सवालों का अंबार लगा दिया था। वो झोपड़ी, जो कभी उसकी मजबूरी की निशानी थी, अब रहस्यों का अड्डा बन चुकी थी। रिया ने उस खत को बार बार पढ़ा, लेकिन हर बार उसका मन और उलझता गया। अगर माया को मेरी सच्चाई पता चली तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगी। ये सच्चाई क्या थी? और क्या रिया उस इंसान पर भरोसा कर सकती थी जिसने उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया लेकिन अपने अतीत को छिपाया? रिया ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं रहेगी। उस रात जब आरव झोपड़ी में लौटा, रिया ने वो खत उसके सामने रख दिया। ये क्या है आरव? या मुझे कहना चाहिए विक्रांत, तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? माया कौन है? और ये बर्बादी क्या है जिसका डर तुम्हें है? आरव ने खत को देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी उभरी। वो चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी अब रिया को जवाब नहीं दे रही थी। उसने कहा, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं खुद माया के पास जाऊंगी। मुझे अब हकीकत चाहिए। आरव ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार बोल पड़ा, रिया, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन यह सच तुम्हारी जिंदगी को और उलझा सकता है। क्या तुम तैयार हो? रिया ने सिर हिलाया और आरव ने अपनी कहानी शुरू की। आरव, या कहें विक्रांत राजपूत, एक समय दुनिया के सबसे युवा बिजनेस टाइकून में से एक था। विक्रांत एंटरप्राइजेज, जिसे उसने माया के साथ मिलकर शुरू किया था, तकनीक और रियल एस्टेट की दुनिया में एक बड़ा नाम था। लेकिन 3 साल पहले एक बड़े सौदे के दौरान विक्रांत ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी कंपनी कुछ गैर कानूनी सौदों में फंस रही थी और माया उसका हिस्सा थी। विक्रांत ने इसका विरोध किया, लेकिन माया ने उसे चेतावनी दी कि अगर वो सच्चाई उजागर करेगा
तो उसका सब कुछ, नाम, पैसा, रुतबा खत्म हो जाएगा। विक्रांत ने फैसला किया कि वो उस दुनिया को छोड़ देगा। उसने अपनी पहचान छिपाई, मधुपुर में एक पागल के रूप में जिंदगी शुरू की, ताकि वो एक ऐसी जिंदगी जी सके जहां लोग उसे उसके असली स्वरूप से प्यार करें, न कि उसके पैसे से। वो खत जो रिया ने पाया, विक्रांत ने अपने पुराने दोस्त और वकील अजय को लिखा था। उसमें उसने माया के गैर कानूनी कामों का जिक्र किया था और ये डर जताया था कि अगर माया को उसकी मौजूदगी का पता चला तो वो उसे और उसकी नई जिंदगी को बर्बाद कर देगी। रिया ने यह सब सुना और उसका मन गुस्से, दुख और हैरानी से भर गया। तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम अपनी पुरानी जिंदगी से भाग रहे थे? मैं तुम्हारे लिए बस एक ढाल थी। विक्रांत ने उसका हाथ थामा। नहीं रिया, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो मेरी पुरानी दुनिया में कभी नहीं था, सच्चा साथ। तुमने मुझे पागल समझकर भी कभी नीचा नहीं दिखाया। तुमने मेरे साथ हर ताना सहे, हर दर्द बांटा। मैंने तुम्हारी आंखों में वो अपनापन देखा जो मुझे माया की दुनिया में कभी नहीं मिला। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोरी के नहीं, एक नई ताकत के थे। उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अब हमें माया का सामना करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं अब और छिपकर नहीं जीना चाहती। अगले दिन माया फिर से मधुपुर लौटी, इस बार और बड़े रुतबे के साथ। उसके साथ एक वकील और कुछ लोग थे जो स्थानीय पुलिस के साथ आए थे। माया ने मोहल्ले वालों के सामने ऐलान किया, विक्रांत राजपूत एक भगोड़ा है। उसने अपनी कंपनी को धोखा दिया और अब वो यहां छिपकर एक पागल बनकर जी रहा है। मैं उसे वापस ले जाऊंगी। और ये लड़की, उसने रिया की तरफ इशारा किया, इसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मोहल्ले वाले हैरान थे। राकेश और सुनैना, जो अब तक रिया से मुंह फेरते थे, अब और शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। प्रिया, जो अपनी टूटी शादी के दर्द से जूझ रही थी, चुपचाप भीड़ में खड़ी थी। लेकिन रिया अब वो कमजोर लड़की नहीं थी। उसने माया की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम उसे ले जा सकती हो, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने उसकी कंपनी को गैर कानूनी सौदों में क्यों फंसाया? तुमने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद की? माया हक्की बक्की रह गई। उसने सोचा नहीं था कि रिया को इतना पता होगा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, विक्रांत आगे आया। उसने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और पुलिस को सौंप दी। इसमें माया के सारे गैर कानूनी सौदों के सबूत हैं। मैंने इन्हें 3 साल पहले इकट्ठा किया था। मैं चुप था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पुरानी दुनिया मेरी नई जिंदगी को छुए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पुलिस ने पेन ड्राइव ली और माया का चेहरा सफेद पड़ गया। वो चिल्लाई, ये सब झूठ है। लेकिन पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मोहल्ले वाले अब विक्रांत को नई नजरों से देख रहे थे। जो शख्स कल तक पागल था, आज वो एक हीरो बन चुका था। माया के जाने के बाद विक्रांत ने रिया की तरफ देखा। मैंने तुम्हें बहुत कुछ छिपाया, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम तैयार हो। रिया ने एक गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे साथ हूं विक्रांत, लेकिन मैं तुम्हारी दौलत के लिए नहीं, तुम्हारे दिल के लिए तुम्हारे साथ हूं। और हां, मैं अब रिया नहीं, तुम्हारी पत्नी हूं। विक्रांत ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। उसने मोहल्ले वालों की तरफ देखा और कहा, आप सबने इस लड़की को पागल की बीवी कहा, लेकिन इसने मुझे वो सम्मान दिया जो आप में से किसी ने नहीं दिया। राकेश, सुनैना, आपने इसे बोझ समझा, लेकिन ये मेरी ताकत है। प्रिया, तुमने इसे ताना मारा, लेकिन आज ये तुम्हारे सामने खड़ी है, अपनी सच्चाई के साथ। राकेश और सुनैना चुप थे। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब शर्मिंदगी से नहीं, अपनी गलती महसूस कर रही थी। विक्रांत ने ऐलान किया, मैं मधुपुर में एक स्कूल और अस्पताल बनवाऊंगा, ताकि कोई और रिया अपनी जिंदगी में तानों का बोझ न सहे। और हां, मैं अब पागल नहीं, विक्रांत राजपूत हूं, लेकिन मेरी असली पहचान मेरी पत्नी रिया है। रिया की आंखों में अब आंसू नहीं, एक नई चमक थी। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब वो डरती नहीं थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जिंदगी की असली जीत पैसे या रुतबे से नहीं, प्यार और सम्मान से होती है। विक्रांत और रिया ने मधुपुर छोड़ दिया
लेकिन उनकी कहानी वहां की गलियों में गूंजती रही। माया को उसके गैर कानूनी कामों की सजा मिली और विक्रांत एंटरप्राइजेज फिर से अपने चरम पर पहुंची, इस बार रिया के साथ। रिया ने न सिर्फ विक्रांत की जिंदगी को बदला, बल्कि मधुपुर के कई बच्चों और औरतों की जिंदगी को भी नई दिशा दी। उसने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और हर उस लड़की को प्रेरित किया जो कभी तानों में दबी थी। और हाँ, अगर आपकी जिंदगी में कभी रिया जैसा दर्द रहा हो, तो याद रखो, तुम्हारी चुप्पी भी एक दिन बोलेगी। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाते हैं, कल तुम्हारे सामने झुकेंगे, क्योंकि असली औकात कपड़ों या रुतबे से नहीं, किरदार से होती है।